चलिए आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अभी फ़िलहाल चैप्टर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं उसमें से चौथे पार्ट को पढ़ रहे हैं। कल हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था द रिवोल्यूशनरीज एज एंड आज चौथा पार्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ रखा था कि जो रिवोल्यूशन शुरू हुए थे वो कब से कब तक शुरू हुआ था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी और इटली यह कैसे उभर के आया। तो जर्मनी कैन बी द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी यूरोप के उस समय का आर्मी हो सकता था राष्ट्र को बनाने के तौर पे। आफ्टर 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रीय नेशनलिज्म आई मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशंस। यूरोप के जो नेशनलिज्म थे वह धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए जैसे जैसे डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशंस शुरू होते लगे। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state powers and achieving political dominations over Europe. Nationalism sentiments were often mobilized by conservatives for promoting states power and achieving political dominations over Europe। कि लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वह अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब लोग इसे इसलिए प्रमोट करने लग गए ताकि लोगों का पावर बढ़ते, स्टेट का पावर बढ़ने लगे और लोग पॉलिटिकल डोमिनेंस में ज़्यादा आने लग जाए। This can be observed in the process by which Germany and Italy come to be unified as national state। और इसे ही हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए यूनिफाइड एज नेशनल स्टेट, और इसी के वजह से इसे हम मानते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण यही था। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीयता की भावना जो थी वह काफ़ी मिडिल क्लास जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जो कि 1848 में चाहते थे कि बहुत सारे जर्मनी के अलग अलग जो रीजन्स हैं, जो अलग अलग कॉन्फेडरेशन है, अलग अलग सभाएं समिति जो हैं, उसे मिला करके एक राष्ट्रीय राज्य बनाया जाए और जिस पे एक पार्लियामेंट बनाया जाए जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। This liberal initiatives to national building was however represented by the combined force of the monarchy and the military। और यह जो इनिशिएटिव्स था, यह जो लोगों की मन की भावना थी जिसे वह करना चाहते थे, राष्ट्र को बनाना चाहते थे, यह किसके द्वारा रिप्रेस्ड किया गया। मतलब जो राजा हुआ करते थे पिछले, जो राज किया करते थे पहले से, जैसे मोनार्ची सिस्टम्स में जो थे या जो मिलिट्रीज थे, वह इसको रिप्रेस्ड करना चाहते थे, मतलब इसको दबाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वो पहले से राज करते थे। मान लीजिए अगर आप राज कर रहे हैं और आपका राज किसी के ऊपर से, मतलब कोई आपका गुलाम है, वो आपकी गुलामी छोड़ दे, तो इससे तो आप हमेशा चाहेंगे कि वह आपकी गुलामी करे। सपोर्टर्स बाय द लार्ज लैंड ऑर्डर्स, और उन सभी को मोनार्ची सिस्टम, मिलिट्री जो कि इसे सप्रेस करते थे, उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था लैंड ऑनर्स के द्वारा, जिसे हम जंकर्स कहते हैं यूरेशिया में। फ्रॉम देन ऑन, और इसके बाद यूरेशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इसके बाद यूरेशिया ही एक लीडरशिप से एक बड़ी ताकत मूवमेंट में उभर के आई जो कि राष्ट्र के एकीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई। इट्स चीफ मिनिस्टर्स, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, ओटो वन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Eurasia army and bureaucracy। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यह काम किया। उन्होंने लोगों के जो एकीकरण, यूरेशिया की जो एकीकरण के जो काम था उसका आर्किटेक्ट हम लोग ओटो वन बिस्मार्क को मानते हैं, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने यह काम यूरेशिया के आर्मी और वहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेसीज थे, मतलब जो बड़े बड़े राज गद्दियों पे या फिर जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए होते थे, उनकी मदद से किया। 3 wars over 7 years, और 7 सालों में 3 बार लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और यूरेशिया, जब यह लड़ाई ख़त्म हुई, जब यूरेशिया जीत गया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और उसके बाद उन्होंने अपने देश के एकीकृत के काम को
कंप्लीट कर लिया। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्यूरेशिया 3 भागों में बटा था, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस में। तो बिस्मार्क ने पिछले 7 साल में 3 वार्स लड़ी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और उसके बाद उनकी जो भी टेरिटरी थी उसे रिटर्न लेके उन्होंने उन सभी को यूनिफाइड करके एक यूनिफिकेशन नेशंस बनाया। इन जनवरी 1871 प्यूरेशिया किंग और जनवरी 1871 में प्यूरेशिया के जो राजा थे विलियम फर्स्ट, उन्हें जर्मनी इम्पेयर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स, उन्होंने उन्हें राजा घोषित कर दिया, जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जब वर्सेल्स में एक सेरेमनी आयोजित हुई थी उसमें। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, और इसके ही अगले दिन 18 जनवरी 1871 में एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, और वहाँ पे एक सभा लगी जिसमें कि जर्मन स्टेट के जो प्रिंसेस होते उनके बारे में चर्चा होनी थी। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मीज, उसमें आर्मी के लोग होते थे, इम्पोर्टेंट प्यूरेशिया मिनिस्टर्स, और जो यूरेशिया के जो भी मिनिस्टर्स होते थे, जो अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स हैं वो होते थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, उसमें वो बिस्मार्क भी थे। वो सभी एक जगह एक ही हॉल के नीचे इकट्ठा हुए, एन अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्यूरेशिया। और वहाँ पे फिर से एक सेरेमनी अरेंज की गई जिसमें इन सभी ने एक दूसरे जर्मन एम्पायर को इलेक्ट किया, चुना, जो कि कैसर विलियम फर्स्ट थे प्यूरेशिया के। The national building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। और अब जो नया राष्ट्र बन के आई जर्मनी, इस पे सबसे ज़्यादा अधिकार प्यूरेशिया का स्टेट्स का था, मतलब प्यूरेशिया के अधिकार ज़्यादा था, इनका दबदबा ज़्यादा था। The new state placed a strong emphasizing on modernizing the currency, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम इन जर्मनी। यह जो नया स्टेट, नया राज्य बन के आया, उस स्थान पे एक अच्छे से रूल रेगुलेशन लागू हुई, वहाँ की एक नई करेंसी लाई गई, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम अच्छे से लाया गया, वहाँ के जो जुडिशरी सिस्टम था उन सभी में काफ़ी चेंजेस आई, और वह सिस्टम जर्मनी में लागू हुआ। प्यूरेशिया मेजर्स द प्रैक्टिस ऑफ्टन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और वहाँ पे जितने भी नए नए अमेंडमेंट्स, नए नए लॉज, जितने भी सिस्टम्स लाया गया, वह सिस्टम्स पूरे जर्मनी के लिए एक मेजर्स, जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे तो ये फिगर यूरोप का है, जो जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन, इसमें एज यू वॉच प्यूरेशिया इज हियर, and now Italy unified. Here we have a study about the unification of the Germany, and now we will study about the unification of Italy. If anyone ask about the Italy unification, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation। जर्मनी के जैसे ही इटली में भी राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी लंबी चली। इटालियन वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज मल्टीनेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर। इटली के जैसे जर्मनी में अलग अलग तरह के राष्ट्र छोटे छोटे राज्य टुकड़ों में बटे हुए थे, उसी तरह इटली भी छोटे छोटे एम्पायर में बटी हुई थी, छोटे छोटे राज्यों में, और छोटे छोटे राष्ट्र उभर के आए थे हाब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 स्टेट में बांटा गया था, जिसमें से एक सार्डिनिया पैडमोंट था, जहाँ पे रूल्ड कौन, इटालियन प्रिंसेस हाउस रूल्ड किया करते थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलियन हाब्सबर्ग, और इसके उत्तर के जो भी पार्ट्स स्टेट्स थे उसे ऑस्ट्रेलियन हाब्सबर्ग के अंदर में था, जबकि सेंटर पे पोप का राज था, और साउदर्न रीजन पे बर्बन किंग्स जो कि स्पेन के थे उनका ज़्यादा डोमिनेशन था, मतलब उनका राज ज़्यादातर चला करता था ऑन द साउथर्न। Even the Italian language had not acquired one common form and still
had many regional and local variation। चूँकि इसके अभी तक इटालियन जो लैंग्वेज था वह टोटल इटली में इसके बावजूद भी एक कॉमन लैंग्वेज उभर के नहीं आई। यहाँ के जो अपने अपने रीजनल थे उन सब के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज थे, सब में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। ड्यूरिंग द 1830s और 1830 ईस्वी के करीब ग्यूसेप्पा मेजनी, एज वी फर्स्ट स्टडी अबाउट द मेजनी, हु वाज द मेजनी एज यू नो, तो वहाँ की जो मेजनी थे हैज़ साउट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इन इटालियन रिपब्लिक। वहाँ पे 1830 ईस्वी के दौरान ग्यूसेप्पा मेजनी ने बहुत सारे आंदोलन किए ताकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए ताकि इटली को एकीकृत कर किया जाए, मतलब इटली को इकट्ठा किया जाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटालियन फॉर द डिसमिनेशन ऑफ द हिज गोल। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का भी स्थापना की हुई थी जिसका नाम यंग इटालियंस था, और ताकि वह अपने गोल्स को अचीव कर सके। व्हाट वाज द हिज गोल? हिज गोल टू यूनिफाइड द इटली। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 means that the mental no fell on Sardinia Piedmont under the rule King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through wars। बहुत दो बार यहाँ पे जो भी रिवोल्यूशंस हुआ 1831 में और 1848 में वह फेल हो चुका था, और चूँकि इन फेल होने की वजह से वहाँ पे जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट्स जगह था वहाँ पे रूल विक्टर इमैनुअल सेकंड का था, और उन्होंने क्या किया, जो यूनिटिफाई करने इटली के यूनिटिफाइड स्टेट बनाने का जो सपना था उसके विरुद्ध वो काम करते थे। इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन्स, और यहाँ पे जो भी रूलर्स थे, जो भी राजा थे, उनके आंखों में यूनिफाइड इटालियंस ऑफर देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और उन्होंने यह सोचा, उनको यह आशा थी कि अगर हम इटली को एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पे, यूनिफाइड रीजन के तौर पे उभार के लाए तो हो सकता है कि वहाँ की जो आर्थिक डेवलपमेंट हो वह काफ़ी ज़्यादा हो, राजनीतिक डोमिनेंस ज़्यादा हो। चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नेदर ए रिवोल्यूशंस नॉर ए डेमोक्रेट्स। वहाँ पे एक जो मुख्यमंत्री थे कैवोर, उनके द्वारा जो एक मूवमेंट चलाया गया था वह इटली के यूनिफिकेशन के लिए न ही एक सत्याग्रह के रूप में उभरा और न ही एक डेमोक्रेट के रूप में वो उभरे। लाइक मेनी अदर्स वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइट्स, और दूसरे जो कि इटली के ऐसे संस्थापक थे, मतलब इटली में जो भी सत्याग्रही थे उसी के तरह ही जो काफ़ी पैसे धनी वनी और पढ़े लिखे लोग थे। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। उन्हीं की तरह यह भी फ्रेंच अच्छे से बोल लेते थे एज कम्पेयर टू द इटालियन, बल्कि यह काम कर रहे थे इटली को एकीकृत करने के लिए। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर, Sardian Piedmont succeed in defeating the Australian force in 1859। और जब चीफ मिनिस्टर कैवर के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया, उनके द्वारा जो भी काम की गई, फ्रांस से मदद लेने के बाद उन्होंने सर्डियन पिडमंट्स को सत्ता से उतार दिया और वहाँ पे अपना कब्जा जमाया, ऑस्ट्रेलियन फोर्स को हरा के 1859 ईस्वी में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, और इन सभी के बावजूद अगर हम बात करें जो दूसरे सेनास के बावजूद, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेप्पा ग्रिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे। इसके बावजूद इनकी जो आर्मी फोर्सेस थे, ट्रूप्स जो थे, इनके छोड़ के भी बहुत एक बड़ा नंबर आर्मी वॉलंटियर्स का था जो कि ग्यूसेप्पा गैरिबाल्डी के द्वारा लीड किया जाता था, उनके वॉलंटियर्स हुआ करते थे। In 1860, they march into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeed in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish rulers। उनके द्वारा 1860 ईस्वी में उन्होंने मार्च किया साउथ इटली से, और उन्होंने दो राज्य, दो किंगडम, सिसेल्स
उनको जीत लिया और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी मदद के द्वारा, और वहाँ पे जो स्पेनिश रूलर थे उनको उखाड़ के फेंक दिया, मतलब उनको बाहर कर दिया। इन 1861 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली, और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को जो यूनाइटेड इटली बना था उसका राजा घोषित कर दिया। इसके बावजूद ज़्यादातर इटालियन पॉपुलेशंस among who rates of illiteracy were very high, इसके बावजूद जब यूनिटिफिकेशन ऑफ इटली हो गया ज़्यादातर लोग उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं थे, सब इलिटरेट ज़्यादातर लोग थे। रिमेंड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी, और वह राजनीतिक उथल पुथल के बारे में या राष्ट्रीय भावना के बारे में, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। The peasant masses who had support Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. जो भी लोग जो गैरीबाल्डी के समर्थक हुआ करते थे, जो साउथ इटली से ज़्यादातर संबंध रखते थे, वह इटालिया के हेड को, इटालिया को माना करते थे, न कि इमैनुअल मैक्रोन को, जो कि लैटेलिया विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ थी। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन्स की बात कर लें। अभी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द जर्मनी देख रहे थे, अब बात कर रहे हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो इस सब की वजह से ब्रिटेन में क्या उथल पुथल आया। The model of nation or the nation state, some scholars have argued in Great Britain, वहाँ पे जो राज्य बनी हुई थी या फिर जिस तरीके से सत्ता चली करती थी ब्रिटेन में, वहाँ पे कुछ जो जानकार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने अब आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब वह विरोध करना शुरू कर दिए ग्रेट ब्रिटेन के सत्ता के विरुद्ध, शासन के कारण। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन में जो भी धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बनने लगे, वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द सडन अपहील ऑफ रिवोल्यूशंस, वह जो छोटे छोटे सत्याग्रहों का फल नहीं था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यह काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद की गई सत्याग्रह का फल था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशंस प्रायर टू द 18th सेंचुरी, उस समय 18th सेंचुरी के समय में कोई भी एक प्रायर, मतलब अधिकतर जिसे लोग माने कि वह उनका राजा हो या रूलर हो, ऐसा कोई नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपुल हु इन्वाइटेड द ब्रिटिश इजलेस वेयर इथनिक्स वंस, जो ज़्यादातर पहचान थी ब्रिटेन के लोगों की, वह ब्रिटिश इसलिस के नाम पे था। वह इस तरह था, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश, इन चारों में से एक हुआ करते थे। ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये जितने भी इथनिक ग्रुप्स थे इनके अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, मतलब अपनी अपनी राजनीतिक तौर तरीके थे, साथ में यह अपनी अपनी संस्कृति को फॉलो करते थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द इथनिक्स वन, मतलब ऐसे लोग का समूह जो किसी एक मॉरल्स वैल्यू को फॉलो करता हो, जिन्हें किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चलते थे। तो 18th सेंचुरी के समय में कोई भी लोग ब्रिटिश को ब्रिटिश नेशन के तौर पे नहीं जानते थे। वहाँ पे लोग 4 इथनिक्स ग्रुप्स में मेनली डिवाइडेड थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, और सबों के इन चारों इथनिक्स ग्रुप के अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, मतलब अलग अलग राजनीतिक तौर तरीके, शासन करने के अलग अलग संस्कृति भी हुआ करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्ट्रीटली ग्रो इन द वेल्थ, लेकिन जैसे जैसे अब इंग्लिश नेशन राष्ट्र जो था धीरे धीरे अब अमीर होते चला गया, उनकी महत्वता, उनका जो ताकत, पावर जो थी, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आइलैंड। अब वह जब
ऑब्वियस सी बात है, जब आप धीरे धीरे अमीर होंगे तो आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, दूसरों पे आपका दबदबा बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह इंग्लिश वाले अब जैसे धीरे जैसे वेल्दी होने लगे, उनका पावर बढ़ने लगा, अब उनके जो पड़ोसी जो भी अलग अलग स्टेट्स नेशंस थे जैसे कि आइलैंड, वहाँ पर भी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लगा। द इंग्लिश पार्लियामेंट्स, जो इंग्लिश पार्लियामेंट्स थी विच हैज सीज्ड power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, मोनार्ची सिस्टम के जो मोनार्ची के पास जो पावर था 1688 ईस्वी में, उन्होंने उसे एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, मतलब एक विरोध के दौरान उसे ख़त्म कर दिया। एंड वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। और इसके बाद एक नया राष्ट्र के तौर पे उभरा जिसका मेन केंद्र इंग्लैंड बन के निकला। कैम टू बी फोर्स, जो कि एक सत्ते में आई, इंग्लैंड एक महत्वपूर्ण रूप राज्य के तौर पे निकल के आया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, वहाँ पे एक लॉ लाया गया 1707 ईस्वी में, जिसमें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल के एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। मतलब दो स्टेट्स, दो नेशंस यूनिट होके एक नेशन के तौर पे जाना जाता था। इन इफेक्ट, और जैसे ही यह लागू हुआ, द इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और जैसे ही ये दोनों मिल गए तो इन्होंने अपनी तीसरी जो पड़ोसी स्कॉटलैंड है उस पर धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाने लगे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्स में इसी की वजह से, चूँकि इंग्लिश इसका सेंटर उभर के आया, तो इसलिए ज़्यादातर मेंबर्स इंग्लिश मेंबर हुआ करते थे। द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्स दैट स्कॉटलैंड एक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ होने लगा, स्कॉटलैंड के जो अपने कल्चर, संस्कृति या राजनीतिक तौर तरीके थे, उन सभी को वह धीरे धीरे दबाने लगे, खत्म होने लग गया। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highland suffered terrible repressions, and whenever they attempt to assert their independence, the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their nation dress। यहीं पे जब स्कॉटलैंड के जो कुछ स्कॉटिश रहते थे, जो हाईलैंड्स में रहा करते थे, वह काफ़ी इन सबों चीज़ से तंग आ चुके थे। तो वो जब भी यह सोचते थे कि अपने आप को स्वतंत्र बताते थे, तो स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को वो उनके लैंग्वेज में, गेलिक लैंग्वेज में, उनको जोर ज़बरदस्ती गेलिक लैंग्वेज यूज करने के लिए बोला गया। उनके जो नेशनल ड्रेस थे वह पहनने को दिया गया। लार्ज नंबर वाज फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और ज़्यादातर लोगों को उनके अपने घर से बाहर कर दिया गया। आयरलैंड सफ़र ए सिमिलर फेट। आयरलैंड को भी ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। इसी की वजह से अब पूरा राष्ट्र, पूरा देश दो भागों में बट गया था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over the largely Catholic country। और इंग्लिश वाले क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट्स को मदद करते थे ताकि आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस जो कैथोलिक कंट्रीज़ में है उन पे उनका अधिकार हो जाए। कैथोलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। तब कैथोलिक्स वालों ने सत्याग्रह छेड़ दिया ब्रिटिश डोमिनेंस के विरोध में कि उन्हें दबाया जा रहा है। और आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट रेल्ड बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। और ये जो सत्याग्रह चलाया गया था वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में, वह फेल हो गया। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और चूँकि यह सत्याग्रह खत्म हो गया, फेल हो गया, इसकी वजह से आयरलैंड को भी बाद में जोर जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में मिला लिया गया। A new British nation was forced through the propagations of a dominant English culture। अब एक नया ब्रिटिश राज्य बन के उभरा जिसमें ज़्यादातर डोमिनेंस, मतलब ज़्यादातर राज्य इंग्लिश कल्चर का हुआ करता था।
द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक। अब जो नया जो ब्रिटेन बन के उभरा उसकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस तरह थी, जैसे वहाँ के जो ब्रिटिश फ्लैग्स थे वह यूनियन जैक था, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्टली लैंग्वेज उनके इंग्लिश थी, were actively prompted and the older nations survived only as subordinate partner in these unions। यहाँ पे जो भी ज़्यादातर लोग थे, जो पुराने थे, जो बूढ़े लोग थे, या जो भी ओल्डर नेशंस था, मतलब जो पहले से ही इस यूनाइटेड स्टेट में मिल चुका था, उन्हें बस सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स के तौर पे रखा गया था। मतलब वह सिर्फ देखेंगे, वह कुछ डिसीजंस नहीं लेंगे। यहाँ पे एक बात यूनाइटेड किंगडम की है। अभी भी हम लोग जब ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट ब्रिटेन? एज यू नो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, एंड आफ्टर दैट ही आफ्टर वी टुगेदर विद द आयरलैंड इट बिकम्स ए ग्रेट ब्रिटेन। तो यही था यूनिटिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड इफेक्ट ऑन ब्रिटेन। End of this chapter.